ग्लोबल के फाउंडर गौतम शाह। गौतम भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अनिश्चितताएं अभी भी हैं और बाजार उन अनिश्चितताओं को थोड़ा सा पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। आज आईटी ने इस पल्स स्पोर्ट किया है। आपका व्यू क्या है सर मार्केट को लेकर? क्या आपको लगता है कि जो 2.5-3% के आसपास की जो दूरी रह गई है प्री वॉर लेवल से, बाजार उसकी दिशा में आगे बढ़ रहा है? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो और वर्ल्ड मार्केट्स को इस लेवल्स पे देखें तो ऐसे लगता है कि दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है। S&P 500 7,100 के लेवल्स पे चल रहा है, जो एक लाइफ टाइम हाई है। और ओवरऑल बेसिस में वर्ल्ड मार्केट्स में 15% की एवरेज रिकवरी रही है। उसमें निफ्टी में समझिए 11-12% का रिकवरी रहा है। आई थिंक ये काफी बड़ा मूव था। 24,600 हमारा एक वर्किंग टारगेट था, जो आई थिंक आज सुबह हम वो लेवल टेस्ट किए हैं और इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि बजट के दिन का जो लो था वो भी 24,600 के आसपास था। सो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, सप्लाई पॉइंट है। मार्केट वैसे भी थोड़ा सा ओवरबॉट था और देयरफॉर कुछ पुल बैक तो हमें लग ही रहा था, जो आज हो रहा है। एंड आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी। बट आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी डाउन है बिकॉज ऑफ आईटी, बट अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो अभी भी ग्रीन में है। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। जियोपॉलिटिक्स इज लार्जली इन द प्राइस। मार्केट को इंटेंसिटी ऑफ जियोपॉलिटिक सिचुएशन से मतलब है, और मार्केट को लगता है कि वो जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम ही हो रही है। इसके कारण वर्ल्ड मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं। अब इंडिया का जो लोकल इश्यूज है वो आई थिंक अर्निंग सीजन में देखा जाएगा। जैसे आपने कहा, आईटी तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया पिछले 10 दिन में। अगर आप नोटिस किए होंगे, आईटी इंडेक्स चला ही नहीं, और आज जब खराब थोड़ी सी न्यूज आई है तो आईटी इंडेक्स पूरे मार्केट को नीचे ले जा रहा है। बट ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा है। निफ्टी में जो होना था मेरे हिसाब से एक बार हो गया है, अब वो एक रेंज में रहेगा। नीचे में 24,080 और 23,800 बट सपोर्ट्स है, वहां तक हो सकता है इस पुल बैक में हम चले जाएं। और ऊपर में जब तक हम 24,600 के ऊपर नहीं जाते हैं तब हम ऊपर की तरफ एक्सटेंशन नहीं देखेंगे। बट हमारा व्यू बहुत क्लियर है, निफ्टी और टॉप 100 में ज्यादा फोकस मत कीजिए, वहां पर रिटर्न्स नहीं बनेंगे। ओवरऑल हेडलाइन इंडेसेस रेंज बाउंड रहेंगे और स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप वो सेक्टर्स काफी अच्छा करेंगे। और मुझे लगता है कि पूरे साल वहां पर हम आउट परफॉर्मेंस देखेंगे, तो वहां पर ही कमिटमेंट्स बना के रखनी चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी के जो स्मॉल कैप इंडेक्स है लगभग 0.5% ऊपर है, और अगर हम माइक्रो कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो उसमें लगभग 0.6% के आसपास की तेजी है। और गौतम भाई का भी ये कहना है कि आप ना निफ्टी 100 से थोड़ा बाहर निकलिए, वहां पर आपके लिए मौके बनते हुए दिखाई देंगे। गौतम भाई, आईटी को लेकर आपसे व्यू जरूर चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए एआई को लेकर चर्चाएं ज्यादा है, इंपैक्ट कम है। लेकिन अगर हम एआई से थोड़ा सा आगे भी हट के अगर हम बात करें तो ये ग्रोथ वाली प्रॉब्लम तो पुरानी है। ये एंथ्रोपिक के एआई टूल्स के प्लगइन्स की तो चर्चा हमने लास्ट क्वार्टर में सुनी है, और लगातार हम देख रहे हैं कि मार्जिन कहीं ना कहीं मतलब एक्सपेंड हो नहीं पा रहा है और आय के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। आपकी राय क्या होगी आईटी को लेकर? क्या बिल्कुल किनारे कर लें या फिर आप कुछ सिल्वर लाइनिंग देखना चाह रहे हैं? नहीं, सिल्वर लाइनिंग कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं पिछले 6-8 महीने से बेरिश हूं, और मैंने अपने सारे रिपोर्ट्स में हमने गोल्डीलॉक्स पे कहा था कि इस सेक्टर से दूर रहनी चाहिए। सेक्टर में 30-35% का फॉल आया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स काफी खराब है। अगर आप एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस भी फॉलो करते हैं तो आप आईटी से दूर रहे होंगे पिछले 6 महीनों में। और क्योंकि अच्छे बाजार में भी आईटी चल नहीं पाया पिछले 3 हफ्तों में, जिस तरह से मार्केट में स्ट्रेंथ है उसके बाद भी आईटी में जिस तरह का रिलेटिव वीकनेस है, आई थिंक इट इज वेरी कंसर्निंग। और मेरा मानना है कि मार्केट इज द बेस्ट जज। अब एआई का डिबेट तो देखिए रोज लोग, हजारों लोग, लाखों लोग कर रहे हैं अभी इंडियन मार्केट्स में और वर्ल्ड मार्केट्स में। मेरा मानना है कि मार्केट समझता है कि एआई इज डेफिनेटली अ डिस्ट्रप्टर फॉर द आईटी इंडस्ट्री, और इसीलिए एब्सोल्यूट टर्म्स और रिलेटिव टर्म्स में ये इंडेक्स ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। 28,400 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। आई थिंक हम वहां से बाउंस किए थे, अब आई थिंक उसके आसपास वापस आ गए हैं, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 26,000 तक हम जा सकते हैं। तो एक ऐसा मार्केट का एनवायरनमेंट है जहां कुछ पॉकेट्स अच्छा कर रहे हैं। आप मेटल्स को देखिए, लाइफ टाइम हाइस पे चल रहे हैं। अगर आप आईटी को देखिए, मल्टी मंथ लोस पे चल रहे हैं। तो उन सेक्टर्स में रहिए जहां पर स्ट्रेंथ है, जहां पर मोमेंटम है और जहां पर फंडामेंटल टेलविंड है, जो आईटी में और एफएमसीजी में मुझे लगता है कि नहीं है, तो वहां से दूर रहना चाहिए। गौतम भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आप दुबई में बैठे हैं
और महीने भर पहले थोड़ी स्थितियां चिंताजनक थी, क्योंकि सारे देशों को ईरान निशाना बना रहा था, जो कहीं ना कहीं अमेरिका का सहयोग करते हैं। अभी परिस्थिति किस तरह की है? आपको लगता है कि अब ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का मामला रह गया है, या फिर अभी सप्लाई चेन या फिर जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस पर प्रभाव आप देख रहे हैं? देखिए, ये कोई वॉर का कोई वर्डिक्ट तो अभी तक हुआ नहीं है। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट। तो इसके कारण मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो रहेगी, तो आई थिंक आवर रेगुलर लाइव्स विल डेफिनेटली बी इंपैक्टेड। बट स्टॉक मार्केट के नजरिए से मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ यहाँ से प्रॉब्लम होगा। अब दुबई में जैसे काफी कुछ नॉर्मल है, स्कूल्स चालू हो चुके हैं फ्रॉम येस्टरडे। सो आई थिंक ये बता रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग बैक टू नॉर्मल। बट जिस तरह के आजकल कॉन्वर्जेशंस हम लोग देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स पे, ऐसे लगता नहीं है कि ये इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा और ड्रैग कर सकता है। इसके कारण मार्केट्स वॉलेटाइल रहेंगे और इंडियन मार्केट्स डेफिनेटली अंडर परफॉर्म करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट देखिए, बेस्ट इंडिकेटर होता है यूएस मार्केट, और यूएस मार्केट इंडेक्सेस ने जिस तरह का स्ट्रेंथ दिखाया, अगर आप नैस्डैक को देखिए, लाइफ टाइम हाइस पे चल रहे हैं। रसल 2000 जो वहां का स्मॉल कैप इंडेक्स है, इतना अच्छा चल रहा है। सो ग्लोबली आई थिंक वी रिमेन इन अ बुल मार्केट। यूरोप भी अच्छा है। इंडियन मार्केट्स के थोड़े अलग प्रॉब्लम है, उसके कारण सेलेक्टिवली हम अंडर परफॉर्म करेंगे। बट वंस अगेन द बिगर अपॉर्चुनिटी इज माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप। ठीक है। गौतम भाई, मैं जो केपेक्स वाली थीम है ना, उसको लेकर मैं थोड़ा सा बुलिश हूं। मेरा बायस भी आप कह सकते हैं, जिसमें कि पावर हो गया, इंफ्रा हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया। क्या मैं सही सोच रहा हूं? और ये मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में लगता है कि ये जो सेक्टर्स हैं, कैपिटल गुड्स और पावर, ये पैसे बना के दे सकते हैं। सही सोच रहा हूं मैं? आप एकदम सही सोच रहे हैं। आई थिंक ये सेक्टर्स अच्छे करने चाहिए। अगले 6 से 12 महीने में मुझे लगता है कि यहाँ पर सुपर नॉर्मल रिटर्न्स बनेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरा थोड़ा सा डाउट्स है, मुझे लगता नहीं कि वहां पर इतनी बड़ी मूव आएगी। बट जो पावर और जो एनर्जी स्पेस है, वहां हम काफी बुलिश है। आई थिंक जो एनर्जी सिक्योरिटी का जो थीम निकल के आया है इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से, मेरे हिसाब से वो काफी जेन्युइन है। इनफैक्ट हमने काफी स्टॉक्स भी कवर किए हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, और मुझे लगता है कि अगले 6 से 12 महीनों में सारे एनर्जी स्टॉक्स या पावर रिलेटेड स्टॉक्स, हर तरह के स्टॉक्स इस स्पेस में अच्छा करेंगे। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि वहां पर इतनी बड़ी मूव्स आ रही है। अगर आप टॉप 5-7 नेम्स को ले लीजिए, इतनी बड़ी मूव है। तो मुझे लगता है कि ये एक नया मेगा ट्रेंड है, और क्योंकि ये एक नया मेगा ट्रेंड है, आई थिंक ये अच्छा करेगा। सो मेटल्स, एनर्जी और सेलेक्टिवली पीएसयू तो हम पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं कि हमें अच्छा लगता है। ये 3 पॉकेट्स में ज्यादा कमिटमेंट्स बनानी चाहिए। गौतम भाई, आपकी तो मुलाकात वहां एफआईआई कम्युनिटी से होती होगी। भारत को लेकर सर उनका व्यू क्या है? और हमारे मतलब अभी भी अगर आप आईएमएफ के प्रोजेक्शन देखें, आरबीआई के प्रोजेक्शन देखें, तो हमारे यहाँ ग्रोथ तो बाकी सारी इमर्जिंग मार्केट से या फिर यूएस वगैरह से तुलना करें उनसे तो खैर ज्यादा रहेगी ही रहेगी, तो वो तो बेहतर है। तो एफआईआई की प्रॉब्लम क्या है? आउटफ्लो क्यों चल रहा है? देखिए, एक तो आपको डेटा देखना पड़ेगा, और पिछले साल जैसे आपको एग्जांपल मैं देता हूं, कोरियन मार्केट 80% ऊपर था, ताइवानीज मार्केट इतना अच्छा कर रहा है, यूएस मार्केट्स में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, चाइनीज मार्केट हैज एक्चुअली आउट परफॉर्म द इंडियन मार्केट्स। यूरोप में अगर आप देखिए, लंदन, जर्मनी, फ्रांस, सब में इतनी बड़ी हमने तेजी देखी। तो रिलेटिव टर्म्स में इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज डेफिनेटली इंटैक्ट, बट जो डिस्काउंटिंग का जो मैकेनिज्म है, आई थिंक एफआईआई कम्युनिटी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगले 2 साल में क्या and India actually maintain its growth। उसके कारण आई थिंक थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर है, और क्योंकि इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड ऑफ इंडिया है, ऑब्वियसली देखिए कैपिटल कहीं पर स्टक नहीं होता है। जहां अपॉर्चुनिटी रहती है, कैपिटल वहां जाता है। पिछले 15-20 सालों में इंडिया में अपॉर्चुनिटी थी, कैपिटल था। आई मीन मैंने तो 2003 और 2008 का बुल मार्केट देखा था, जब सेंसेक्स 3000 से 21,000 हुआ था, 7 टाइम्स हुआ 5 सालों में, और वहां पर एफआईआई मनी के कारण वो बुल मार्केट जारी रहा। अभी हम बचे हुए हैं डोमेस्टिक मनी के कारण, जो मेरे हिसाब से रेवोल्यूशन है, और वो तो डेफिनेटली मार्केट को बचा के रखेगा। बट एफआईआई का रिटर्न मुझे लगता नहीं है कि अभी इमीडिएटली होगा। आई थिंक 1-2 क्वार्टर तो नहीं लगता है, जब तक गवर्नमेंट कोई सीरियस स्टेप्स नहीं ले सके और जब तक अच्छे अर्निंग्स नहीं आए 1-2 क्वार्टर, मुझे लगता नहीं है कि एफआईआई इतना जल्दी आएंगे, क्योंकि बाहर के मार्केट में और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ बताओ गौतम भाई, बैंकिंग फाइनेंशियल्स को लेकर लोग काफी ज्यादा बुलिश थे, और वाजिब भी है बुलिश होना, मैं भी सहमत था। लेकिन हमने देखा कि जब यील्ड्स भारत में बढ़े
और ग्लोबली भी बढ़े तो हमने देखा कि पीएसयू बैंकों में प्रेशर आया, हालांकि लोअर लेवल से रिकवर कर रहे हैं। तो पीएसयू वर्सेस प्राइवेट और उसमें भी लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप की ये डिबेट हमेशा चलती रहती है कि कहां पर वैल्यू ज्यादा है। आपके हिसाब से कहां पैसे बनेंगे, कौन सी एरिया में? क्या मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं? पिछले एक साल में मैं जब भी आपके चैनल पे आया हूं, मैंने हमेशा पीएसयू बैंक्स के बारे में कहा था। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स तो हमें अच्छे लगते नहीं है। हाँ, बैंक निफ्टी में इतना अच्छा मूव आया, 50,000 का बैंक निफ्टी 57,000 हुआ। बट अगर आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक को अगर आप देखें, इन स्टॉक्स ने एक्चुअली कोई ओवरऑल बेसिस पर रिटर्न दिया नहीं है। इनफैक्ट दे हैव एक्चुअली अंडर परफॉर्म द हेडलाइन इंडेसेस एंड दे हैव आल्सो अंडर परफॉर्म द स्मॉल कैप्स एंड द माइक्रो कैप्स। तो वहां पर क्योंकि एफआई सेलिंग जारी है और क्योंकि वो अपने ग्रोथ टारगेट्स को मेंटेन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी देख रहे हैं, उसके कारण आई थिंक स्टॉक मार्केट्स उनको ज्यादा वैल्यू दे नहीं पा रहा है। तो प्राइवेट बैंक्स में तो मुझे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती नहीं है। ज्यादा गिरेंगे भी नहीं, ज्यादा बढ़ेंगे भी नहीं, एक रेंज में रहेंगे, ऊपर नीचे चलता रहेगा, ट्रेडिंग मार्केट रहेगा। इसमें ज्यादा फोकस मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। बट पीएसयू बैंकिंग डेफिनेटली एक स्टोरी है। जो टॉप पीएसयू बैंक है इंडिया का, आई थिंक वो तो हम हमेशा से पिछले 1-1.5 साल से इसके बारे में कह रहे हैं। वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, वैल्यूएशंस क्योंकि कंफर्टेबल है उसके कारण ये स्टॉक्स अच्छा कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपको कमिटमेंट करनी है तो पीएसयू बैंक्स में कीजिए। बट अगर आप नॉन बैंकिंग पीएसयूज में जाए तो I think that's a bigger opportunity. Power PSUs, infra PSUs, coal-based PSUs, hard assets-based PSUs. I think that is the bigger opportunity of the year ahead. गौतम भाई, मैं प्योरली जो नए ट्रेडर्स हैं ना उनके लिहाज से आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि 15-16 करोड़ के आसपास डीमेट मेरे अनुमान से फिलहाल होगा। और कोविड के बाद से जो नए इन्वेस्टर आए ना, इन्होंने कभी करेक्शन वगैरह तो देखा ही नहीं। इन्होंने हमेशा तेजी देखी, उनको लगा कि नहीं बाजार ये पैसे छापने की मशीन है। तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से भी समझना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए अगर वो रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके पास एज का एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर है, तो हाई रिस्क और हाई रिटर्न यहां से कौन से सेक्टर आपके लिहाज से हो सकते हैं अभी? देखिए, हाई रिस्क में जाना ही नहीं है। अभी जिस तरह के मार्केट का एनवायरनमेंट है, आपको तो अपने विकेट बचा के रखना है। इस मार्केट में सर्वाइवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले 2 महीने में अगर आप अच्छे शेयर में रहे होंगे तो आप सर्वाइव किए हैं। बट कितने शेयर्स हैं जो 50, 60, 70% गिर गए हैं, जो स्टोरी बेस्ड थे, नैरेटिव बेस्ड थे। तो मेरा मानना है आप मेटल्स को देख लीजिए, हिंडाल्को को देख लीजिए, जेएसपीएल देख लीजिए, टाटा स्टील, सेल, नैल्को, नो रिकमेंडेशन, बट ये सब सारे स्ट्रॉन्ग कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स, डिसेंट वैल्यूएशंस। देखिए इसमें काफी स्ट्रेंथ रहा है। तो जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, एक तो वहां पर कमिटमेंट बनाइए। और सेकेंडली, आपने नए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बारे में बात किया। देखिए, बाजार और डिफिकल्ट होता जा रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ एआई सब कुछ इतना फास्ट हो रहा है। बैंक निफ्टी 60,000 का 50,000 हुआ, 50,000 का 57,000 हुआ। जब तक आप सब कुछ सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और मार्केट में आते हैं, तब तक तो मूव हो जाता है। तो आई थिंक यू नीड समबडी हु कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड चार्ट्स बेटर और उसके बेसिस पे यू कैन बी अहेड ऑफ द कर्व। अदरवाइज ये मार्केट बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है। मैं इस बाजार में 21 साल से हूं, तो पहले का जो जमाना था जहां पर धीरे धीरे मार्केट में ट्रेंड्स बनते थे, अब वो जमाना बदल गया है। तो अच्छे कंपनीज में ट्रेड कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थोड़ा सा सोचिए और स्विंग ट्रेडिंग में रहिए। जो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो एक माहौल है, जो बिजनेस है, वो और डिफिकल्ट होता चला जाएगा, ये मेरा मानना है। गौतम भाई, अगर हम इस वक्त अगर हम एसेट क्लासेस की बात करें तो पहले के मुकाबले मुझे लगता है कि ज्यादा विकल्प भी लोगों के पास है। विकल्प ज्यादा है लेकिन पेशेंस कम है। और एक डेकेड पहले कहीं ना कहीं बाजार जो था, हम देखते थे कि जो पुराने डेटा होते थे उन पर रिएक्शन देता था। पॉलिसी आती थी तो बाजार चढ़ जाता था, आईपी के डेटा पर बाजार रिएक्शन देता था। वो सारी चीजें अब हट गई हैं। अब बाजार कहने की आगे देखना चाहता है और लोगों का पेशेंस बहुत कम है। हम बात तो करते हैं कि नहीं 5 साल 10 साल आप होल्ड कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई इस पर अमल करता होगा। आप जरा ये बताइए कि एक डेकेड पहले के मुकाबले बाजार में भी पैसे बनाना कितना कठिन हुआ है? देखिए, मेरा मानना है कि पेशेंस और कन्विक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। द लेट राकेश झुनझुनवाला वो एक स्टॉक में इतना बड़ा पैसा कमाए क्यों? क्योंकि उन्हें कन्विक्शन था उस कंपनी पे
और उन्हें पेशेंस थी उस कंपनी में कि उस कंपनी को वो होल्ड कर सके। बट आज के जमाने में जहां पर इतना डिस्ट्रप्शन हम देख रहे हैं ऑन एन ओवरनाइट बेसिस, वहां पर आप 5-10 साल सोच नहीं सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस मार्केट में अगर आप 12 से 24 महीना का नजरिया रख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो और आप अगर हर 3 महीने या 6 महीने उसको रिव्यू करें, वो ठीक रहेगा। मैं देखता हूं कि काफी फंडामेंटल एनालिस्ट बोलते हैं कि लेके भूल जाओ, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में ये लिखा हुआ है कि आप 10 साल 15 साल के स्टॉक जब तक आप नहीं लेंगे तो आप वैल्यू डिराइव नहीं होगी। मेरा वो मानना नहीं है। आई थिंक आप छोटे साइकिल्स प्ले कीजिए, 2 से 3 साल के साइकिल्स प्ले कीजिए। शॉर्ट टर्म में ज्यादा माथा मत लगाइए, क्योंकि वहां पर मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा रिटर्न बनेगी, क्योंकि मार्केट हैज बिकम वेरी स्मार्ट एंड मार्केट हैज बिकम वेरी फास्ट। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आपके जब तक टूल्स एकदम परफेक्ट नहीं होंगे, आप मार्केट को बीट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपका 6 से 12 महीना या 24 महीने का नजरिया है और आप अच्छे कंपनी में अच्छे चार्ट्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे, तब आई थिंक आप डेफिनेटली मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट कर पाएंगे, जो हम गोल्डीलॉक्स में ट्राई करते करने की। नहीं ठीक है गौतम भाई, और आपके विचारों से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि हम ना तो बिल्कुल नई वाले जनरेशन में हैं, ना तो पुरानी वाले जनरेशन में हैं, हम कहीं ना कहीं बीच वाले हैं। तो हम दोनों तरफ से बैलेंस बना के रखने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है, और एक्चुअली मैं 2 क्वेश्चन छोटे छोटे मैं क्लब कर देता हूं। क्या इस साल के खत्म होते होते क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई बना देगा फिर से? कितनी संभावना आपको लग रही है? और दूसरी चीज ये कि जो अभी Q4 के जो अर्निंग सीजन चल रही हैं, आप कौन से सेक्टर्स पर करीब से नजर रखे हुए हैं अच्छे नतीजों की उम्मीद के लिहाज से? देखिए, मुझे लगता तो नहीं है कि निफ्टी नया हाई इस साल बना पाएगा। मुझे लगता है कि एक रेंज में रहेगा, और जब वो 25,500 के पास जाएगा, वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी, और वो एक रेंज में रहेगा, ना तो वो ज्यादा नीचे जा पाएगा। आई थिंक 22,000 के आसपास एक बेस है और 25,500 के आसपास एक सीलिंग है। तो ये बड़े रेंज में पूरे साल मुझे लगता है कि मार्केट ट्रेड करेगा। अब अगर डायनामिक्स चेंज होते हैं, एविडेंस चेंज होते हैं, तो वी हैव द राइट टू चेंज आवर व्यू, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस वुड बी आवर व्यू। और अर्निंग्स के चलते आप जो बोल रहे हैं, आई थिंक मैं इंडियन कंजम्पशन स्टॉक्स को क्लोजली देखूंगा, क्योंकि दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। और अगर कंजम्पशन स्टॉक्स वापस आते हैं, इसका मतलब आवर कंट्री एंड आवर इकोनॉमी इज ऑन ट्रैक, and then Indian markets can make a comeback। और दूसरे सेक्टर्स में आई थिंक PSU और एनर्जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, वहां पर मुझे लगती है बड़ी अपॉर्चुनिटी है चार्ट्स के हिसाब से। तो मैं फंडामेंटल्स क्लोजली देखूंगा। गौतम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और सर, आपके एनालिसिस पसंद आने की पीछे वजह ये भी होती है ना कि एक तो बहुत स्पॉट ऑन होती है आपके जो लेवल्स वगैरह होते हैं, और दूसरी चीज़ होती है कि आपकी जो अप्रोच होती है ना, जो आपकी सलाह होती है, वो बहुत प्रैक्टिकल होती है। वो जो आपने कहा कि नहीं, कॉपी बुक स्टाइल नहीं होती है कि अच्छा ठीक है ले लो भूल जाओ, वो काम करता नहीं है बाजार में। हमने देख लिया है पिछले 1 से 1.5 दशक में। थैंक यू सो मच सर, हमें समय देने के लिए और विस्तार से तमाम पॉइंट्स पर हमारे जो दर्शक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, उनको गाइड करने के लिए। फिलहाल इस शो को